Good morning, students. Welcome in the class of science of standard 8. इस समय हम लोग क्लास 8 के साइंस टॉपिक के डिस्कशन के लिए अवेलेबल हैं। जनरली आज का जो हमारा टॉपिक है वो फूड से रिलेटेड है। अक्सर हम लोग ऐसा देखते हैं कि कुछ लोग कुछ सर्टेन फूड लेने के बाद समथिंग अनईजी फील करते हैं, वोमिटिंग वगैरह से सफ़र करते हैं, और जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर के द्वारा कहा जाता है कि दिस इज़ द केस ऑफ फूड पॉइजनिंग, यानी फूड पॉइजनिंग हुआ है। क्या मतलब है इस फूड पॉइजनिंग का? तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, फूड पॉइजनिंग। इनफैक्ट फूड पॉइजनिंग कुछ कंडीशंस हैं फूड के साथ, और ऐसे सिचुएशन में जब फूड स्पॉइल हो जाते हैं एंड दैट स्पॉइल्ड फूड इज टेकन बाय अस, we will suffer from food poisoning. Food poisoning के लिए ऐसा कहा जाता है the spoilage of food due to the action of enzymes present in it or due to the growth of bacteria or fungi in food. Generally जो भी foods हम लोग यूज करते हैं, all those food contain some certain enzymes. जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस होते हैं उन कंडीशंस में वो एंजाइम्स एक्टिव हो जाते हैं और उनके एक्शन से फूड स्पॉइल कर सकता है, या उस फूड में बैक्टीरिया या फंगस का एक्शन वहां पे है, बैक्टीरिया या फंगस का ग्रोथ होता है उस फूड में, तो दैट फूड इज सेड टू बी स्पॉइल्ड फूड। और उस स्पॉइल्ड फूड के लेने से something we feel uneasy or sick, then it is said to be the case of food poisoning. ऐसे सिचुएशन में हम लोग फूड पॉइजनिंग से सफर करते हैं। अगर हमारे बॉडी में फूड पॉइजनिंग हुआ है, कैसे पता चलेगा? हाउ कैन वी diagnosis that we will suffer from food poisoning? कैसे हम डायग्नोसिस करेंगे कि फूड पॉइजनिंग से सफ़र कर रहे हैं या सफ़र कर सकते हैं? तो इनके लिए कुछ सर्टेन सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स ऑफ फूड पॉइजनिंग। सिम्टम्स सुनो, वो कंडीशंस हमारी बॉडी के साथ जिसके कारण हमारा बॉडी अनईजी फील करता है और ऐसा लगता है कि आवर बॉडी इज नॉट इन हेल्दी कंडीशन, just our body is suffering from some certain diseases. All those signs with the body are said to be symptoms. तो फूड पॉइजनिंग के केस में हम लोग हेडेक फील कर सकते हैं, फीवर हो सकता है, वोमिटिंग की टेंडेंसी हो सकती है, वोमिटिंग हो सकता है, एंड डायरिया, दैट इज द लूज मोशन। ये कुछ सर्टेन सिम्टम्स हैं जो फूड पॉइजनिंग के दौरान बॉडी में हो सकते हैं। इन सारे सिम्टम्स से अगर बॉडी सफर कर रहा है तो दिस इज द साइन ऑफ दैट बॉडी इज सफरिंग फ्रॉम फूड पॉइजनिंग। तो फूड पॉइजनिंग कहीं ना कहीं स्पॉइल्ड फूड से हो रहा है, स्पॉइल्ड फूड के कंजप्शन से हो रहा है। दैट इज व्हाई इट इज नेसेसरी टू प्रिजर्व द फूड फ्रॉम स्पॉइलेज। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि जो भी फूड हम अपने यूज के लिए रखते हैं या यूज में लाने के लिए उनको स्टोर करते हैं, उनको प्रिजर्व किया जाए ताकि वो स्पॉइल नहीं हो और उनके कारण हमें फूड पॉइजनिंग से सफ़र नहीं करना पड़े। तो वो मेथड्स, वो टेक्निक्स, वो वे जिससे फूड को प्रिजर्व किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन को डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं द प्रोसेस by which
स्पॉइलेज ऑफ परशिएबल फूड्स। परशिएबल फूड्स, यहाँ पे ये परशिएबल का क्या मतलब है? जनरली वी यूज द फूड इज ऑफ टू टाइप्स, ड्राई फूड और वाटर कंटेंट फूड। कुछ ऐसे फूड होते हैं जो कंप्लीटली ड्राई होते हैं, वैसे फूड इस कैटेगरी में नहीं आएंगे, दे आर सेड टू बी ड्राई फूड। बट दोज फूड which contains moisture or water, that foods are said to be perishable। और perishable food के spoilage के चांस ज़्यादा होते हैं, उसमें spoiling rate फास्ट होता है, because due to presence of moisture in that food, it is easy to growth of bacteria or fungi। वहाँ पे बैक्टीरिया और फंगस के ग्रोथ के लिए एक सुटेबल कंडीशंस अवेलेबल हो पाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन द फूड। सो इट इज वेरी मच चांस टू स्पॉइल ऑफ द परशिएबल फूड इन शॉर्ट टाइम में परशिएबल फूड के स्पॉइलेज के चांस होते हैं। तो खास तौर पे परशिएबल फूड को स्पॉइल होने से प्रिजर्व करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे फूड प्रिजर्वेशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू परशिएबल फूड के स्पॉइलेज को रोक सकते हैं बाय यूजिंग केमिकल और फिजिकल मेथड्स। केमिकल मेथड्स मींस दोज मेथड्स under which we use some certain substances or chemicals to avoid the spoilage of food, and in physical method there are number of processes by using them we can avoid the spoilage of food। कुछ ऐसे processes हैं like heating, heat करके food को preserve करना is the method that is physical method। और अगर कुछ केमिकल्स का यूज करते हैं फूड के साथ लाइक सोडियम बेंजोएट, दैट इज द केमिकल एंड एक्ट लाइक अ फूड प्रिजर्वेटिव, इनको यूज किया जाए अगर फूड के साथ और फूड को स्पॉइल होने से प्रिजर्व करते हैं, तो उस कंडीशन में इट इज सेड टू बी फूड इज प्रिजर्व्ड बाय यूजिंग केमिकल्स, दैट इज व्हाई दिस मेथड इज सेड टू बी केमिकल मेथड। तो केमिकल और फिजिकल मेथड्स का यूज करके फूड के स्पॉइलेज को प्रिवेंट करना फूड प्रिजर्वेशन है, यानी ये प्रोसेस फूड प्रिजर्वेशन कहलाता है। और यहाँ पे देख रहे हैं केमिकल और फिजिकल मेथड्स, तो इंक्लूडिंग बोथ टाइप ऑफ मेथड्स वी हैव सम सर्टेन मेथड्स बाय यूजिंग देम food poisoning can be avoided, the spoilage of food can be avoided। यहाँ पे ये जो certain methods हैं, by using these methods we can avoid the spoilage of food। It is not necessary that all type of methods are applicable for all type of foods। सारे foods में सारे methods applicable नहीं होते हैं, वो डिपेंड करता है फूड के नेचर पे, फूड के टाइप्स पे कि which one method is suitable for avoiding its spoilage। यहाँ पे जो मेथड्स हैं, जैसे फर्स्ट में है बाय कूलिंग, यानी वैसे फूड आइटम्स जिनको रेफ्रिजरेटर्स में डाल के स्टोर कर सकते हैं। दैट मीन्स कि ऐसा हम लोग जानते हैं एक्सट्रीम कंडीशंस are not suitable for the growth of microorganisms। एक्सट्रीम कंडीशंस क्या है? या तो टू मच हीट हो या टू मच कूलनेस हो, दोनों सिचुएशन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ स्लो हो जाता है। तो वैसे फूड आइटम्स, जैसे हमने कुछ सारे फूड आइटम्स को कुक किया है और कुक्ड फूड को एट ए टाइम कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं, उनको एक सर्टेन टाइम तक स्टोर रखने की जरूरत है, तो दैट फूड शुड बी केप्ट इन रेफ्रिजरेटर टू अवॉइड देयर स्पॉइलेज। या कुछ फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, हमने मार्केट से काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खरीद लिया है, अब आज के डेट में हम उनको कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं, वो हमारे पास 2 दिन 3 दिन तक स्टोर रखने की ज़रूरत है।
तो दैट फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कैन बी केप्ट इन रेफ्रिजरेटर टू अवॉइड द स्पॉइलेज। तो रेफ्रिजरेटर में क्या है? रेफ्रिजरेटर में टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से लो होते हैं, एंड इन दैट सिचुएशन द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिटार्डेड एंड अवॉइड द स्पॉइलेज। तो कूलिंग मेथड इज दैट मेथड अंडर विच द temperature is reduced as compared to the environmental temperature to avoid the spoilage of food. Second one is by heating. कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जिनको हीट करके हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं। बहुत सिंपल एग्जांपल है मिल्क। मिल्क जब हम मार्केट से लेते हैं या जो भी मिल्कमैन है जो हमें मिल्क सप्लाई करते हैं, उस मिल्क को लेने के बाद उसे हम बॉयल करते हैं और वो खराब नहीं हो इसलिए एक सर्टेन पीरियड्स पर उनको कंटिन्यूअसली बॉयल करने की ज़रूरत होती है। क्यों ऐसा होता है? तो जनरली मिल्क में एक एसिड है, लैक्टिक एसिड। अगर वो लैक्टिक एसिड यहाँ पे एंजाइम की तरह एक्ट करेगा और उसकी क्वांटिटी अगर बढ़ती है तो दिस causes the spoilage of milk। तो उस तरह के मिल्क के स्पॉइलेज को रोकने के लिए उनको टाइम टू टाइम बॉयल करते हैं, दैट मींस हीट करते हैं, और इस तरीके से हम लोग मिल्क को स्पॉइल होने से बचाते हैं। तो दिस इज डन बाय द मेथड बाय हीटिंग। ऐसा किया गया उस फूड आइटम को हीट करके। नॉट ओनली मिल्क, और भी कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जिसको टाइम टू टाइम हीट करके बॉयल करके हम उनको स्पॉइलेज से बचा सकते हैं। थर्ड वन बाय डिहाइड्रेशन। दिस इज द मेथड which is applicable for especially grains or crops. In fact, जब हम लोग grains वगैरह कलेक्ट करते हैं after harvesting the crops, that grains contain a lots of moisture. वो grains काफी ज्यादा moisture contain किए रहता है। In that situation, if that grains are stored for a long time, it become spoiled. वो grains में moisture होने के कारण अगर हम लोग उस moisture content grains को एक long time के लिए store कर दें तो उनके spoil होने के chance काफी ज्यादा होते हैं। तो if we want to store that grains for a long time without spoiling, then we can use this method, dehydration. Dehydration means the loss of water. Dehydration का जनरल मीनिंग है लॉस ऑफ वाटर। जनरली हम लोग देखते हैं अपने डेली लाइफ में, अपने प्रैक्टिकल लाइफ में कि ग्रेन्स वगैरह जो हार्वेस्टिंग होके हम तक आते हैं उनको स्टोर करने से पहले उनको सन ड्राइड किया जाता है, यानी धूप में उनको ड्राई करते हैं, सुखाते हैं। फॉर व्हाट? दिस इज ड्यू टू रिमूविंग द मॉइस्चर ऑफ दैट ग्रेन्स। वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उन ग्रेन्स में जो मॉइस्चर कंटेंट्स है उसको एज पॉसिबल एज कम से कम किया जाए, यानी ज्यादातर मॉइस्चर उसको उस सन ड्राइंग के थ्रू रिमूव कर लेंगे। देन आफ्टर दैट कैन बी स्टोर्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम विदाउट स्पॉइलिंग। तो यहाँ पे ये मेथड डिहाइड्रेशन, जिसके थ्रू हम लोग उस फूड से वाटर कंटेंट्स को रिमूव करते हैं और एक कंडीशंस जो माइक्रोब्स के ग्रोथ के लिए सुटेबल होता है उसको रिड्यूस कर देते हैं, जिससे उनका स्पॉइलेज अवॉइड किया जा सकता है। नेक्स्ट वन इज बाय यूजिंग साल्ट, शुगर और ऑयल। हम लोग कुछ ऐसे फूड आइटम्स तैयार करते हैं जिसको देन एंड देयर यूज नहीं करते, बल्कि कुछ डेज तक, कुछ मंथ तक उनको स्टोर करते हैं। बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं पिकल्स। पिकल्स जब तैयार किए जाते हैं तो दैट पिकल्स आर यूज्ड कंप्लीटली नॉट द सेम डे। एक उसी दिन जिस दिन तैयार हुआ उसी दिन खत्म नहीं हो जाता है,
उनको महीनों तक हम लोग घरों में रखते हैं और यूज करते हैं। कैसे पॉसिबल है कि उनका जो है स्पॉइलेज नहीं होता है? तो देखते हैं हम लोग पिकल्स में साल्ट, मस्टर्ड ऑयल डालते हैं, वहां पर वो साल्ट एंड ऑयल एक प्रिजर्वेटिव का काम करता है। इन प्रेजेंस ऑफ साल्ट एंड ऑयल द माइक्रोबियल एक्शन इज जीरो। वहां पे माइक्रोब्स एक्टिव नहीं हो पाते हैं। साल्ट और ऑयल के प्रेजेंस में माइक्रोब्स का एक्शन नहीं रहता है, वो इनएक्टिव होते हैं। सो पिकल्स कैन बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट स्पॉइलिंग। तो ये यहाँ पे साल्ट एंड ऑयल आर एक्चुअली एक्ट लाइक अ प्रिजर्वेटिव। कभी कभी ऐसा होता है, मीट, यू नो मीट, अगर हम मार्केट से ला रहे हैं और वो रॉ मीट उसी समय कुक नहीं करना है, उनको 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे बाद कुक करना हो, तो अगर हम लोग मीट को ऐसे ही छोड़ देंगे, देन द स्पॉइलेज ऑफ दैट मीट विल बी स्टार्टेड। उस मीट का स्पॉइलेज शुरू हो जाएगा। अगर कभी ऐसा सिचुएशन बनता है कि उस रॉ मीट को कुक करने से पहले 4 घंटे 5 घंटे तक स्टोर रखना है, तो वी कैन यूज द साल्ट एज ए प्रिजर्वेटिव टू अवॉइड इट्स स्पॉइलेज। उस मीट को अगर साल्ट के साथ मिक्स कर दिया जाए, साल्ट में लपेट दिया जाए, तो वहां पे माइक्रोबियल एक्शन जीरो होगा और उस कंडीशन में उनको स्पॉइल होने से बचा सकते हैं। तो इस तरह से साल्ट वहां पर प्रिजर्वेटिव का काम कर रहा है। यू नो, हम लोग मार्केट से जैम वगैरह खरीदते हैं। जैम इज अ फूड आइटम, और एक उनका जैम का बॉटल या बॉक्स जो हम लोग यूज में लाते हैं, उसको कई दिनों तक यूज करते हैं। उसका भी स्पॉइलेज नहीं होता है। क्यों? बिकॉज दे कंटेन शुगर। उस जैम में जो शुगर है, दैट शुगर प्रिवेंट्स द जैम फ्रॉम स्पॉइलेज। तो प्रेजेंस ऑफ शुगर इज द रीजन टू अवॉइड द स्पॉइलेज ऑफ जैम्स। तो यहाँ पे शुगर एक प्रिजर्वेटिव का काम कर रहा है। तो इस मेथड्स के थ्रू हम वैसे सर्टेन फूड आइटम्स को स्पॉइलेज से प्रिजर्व कर सकते हैं by using salt or sugar or oil. Next one is by using the food preservatives like sodium benzoate और potassium metabisulfate. ये स्पेशली क्या है? इनफैक्ट हम लोग ऐसा देखते हैं कि कोई भी फ्रूट्स को अगर कट कर दिया जाए और कुछ टाइम तक उस कट फ्रूट्स को छोड़ देते हैं, तो उसका सरफेस ब्लैकिश होने लगता है। ये सरफेस का ब्लैकिश होना क्या शो करता है? दिस शोज देयर स्पॉइलेज। वो जैसे जैसे ब्लैकिश हो रहे हैं, मतलब वो स्पॉइल कर रहे हैं, उसमें जर्म्स का, माइक्रोब्स का एक्शन स्टार्ट हो गया है। ऐसे सिचुएशन में क्या हमारे पास कोई ऐसा मेथड या ऑप्शन है जो कट फ्रूट्स को ज्यादा टाइम तक फ्रेश बनाए रखे, उसको स्पॉइल नहीं होने दे? तो यस, बाय यूजिंग द फूड प्रिजर्वेटिव वी कैन अवॉइड द स्पॉइलेज ऑफ सच कट फ्रूट्स, और वो है सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट का अगर हम लोग यूज करते हैं, वहां पे जो कट फ्रूट्स हैं उस पर सोडियम बेंजोएट पाउडर को स्प्रे कर देते हैं, तो वो फ्रूट आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे के बाद भी फ्रेश रहेंगे। उस पर कोई माइक्रोबियल एक्शन नहीं होगा, उनका स्पॉइलेज नहीं होगा। तो दैट सोडियम बेंजोएट इज एक्ट लाइक अ प्रिजर्वेटिव हियर टू अवॉइड द स्पॉइलेज ऑफ दैट कट फ्रूट्स। मार्केट में देखते हैं बहुत सारे ऐसे कोल्ड ड्रिंक्स हैं जो फ्रूट्स फ्लेवर के होते हैं। बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जैसे माजा। ये जनरली मैंगो से बना होता है। मैंगो को अगर हम लोग कट करके उसको छोड़ देते हैं 2 दिन 4 दिन तक के बाद, वो खराब हो जाता है। या अगर कट नहीं भी करते हैं फिर भी वो स्पॉइल हो जाते हैं 5 दिन, 6 दिन, 10 दिनों में। लेकिन वो जो माजा जिस मैंगो से बना है, या जो भी अदर कोल्ड ड्रिंक जो फ्रूट्स फ्लेवर होते हैं, वो महीनों रह जाते हैं बिना स्पॉइल हुए।
इसका मतलब है कि उसमें कोई ना कोई ऐसा केमिकल है जो फूड प्रिजर्वेटिव का काम कर रहा है और उस कोल्ड ड्रिंक को स्पॉइल या उस जूस को स्पॉइल होने से बचाता है। तो यस, सोडियम पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड एज ए फूड प्रिजर्वेटिव्स यूज करें तो उस तरह के फ्रूट जूसेस को एक लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व कर सकते हैं, उसके स्पॉइलेज को रोक सकते हैं। तो यहाँ पे ये दो फूड प्रिजर्वेटिव सोडियम बेंजोएट एंड पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, इनका यूज करके भी फूड को प्रिजर्व किया जा सकता है। नेक्स्ट वन इज बाय वैक्यूम पैकेजिंग। वैक्यूम पैकेजिंग का क्या मतलब है? In fact, the atmospheric conditions जिसमें sufficient oxygen और other gases हैं, तो that atmospheric conditions in which the microbes can grow properly, if the food is stored in a vacuum packet, that means outside air does not enter into it. अगर वो पैकिंग पूरी तरह से सील है, वैक्यूम पैकेजिंग किया हुआ है, बाहर से एयर उसमें नहीं जा सकता है, तो दैट मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एंट्रेंस वहां पे बंद हो गया। दैट मीन्स दैट पैकेट इज द हिंड्रेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो पैकेट वहां पर एक हिंड्रेंस, एक रुकावट का काम कर रहा है, क्योंकि जहां पे एयर इन नहीं कर पा रहे वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स का इन कर पाना पॉसिबल नहीं है। सो बाय यूजिंग दिस मेथड, दैट मीन्स बाय पैकेजिंग द फूड इन वैक्यूम पैकेट, वी कैन अवॉइड द स्पॉइलेज, वी कैन प्रिजर्व द फूड। तो ये हमारे पास टोटल 6 मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम लोग डिफरेंट फूड आइटम्स को स्पॉइल होने से बचा सकते हैं, फूड प्रिजर्वेशन को मेंटेन कर सकते हैं। अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो हमें क्या एडवांटेज मिलेगा? इनफैक्ट फूड जो स्पॉइल हो रहे हैं, अगर उनका प्रिजर्वेशन किया जाए तो क्या एडवांटेजेस मिल सकता है, ये अब हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। एडवांटेजेस ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। अगर हम लोग फूड को प्रिजर्व करते हैं, उनके स्पॉइलेज को अवॉइड करते हैं, देन वी हैव मेनली 4 एडवांटेजेस। तो हम लोगों को ये 4 तरीके से एडवांटेजेस मिल सकता है। फर्स्ट, द डिक्रीजेस ऑफ फूड वेस्टेज। डिक्रीजेस ऑफ फूड वेस्टेज, स्पॉइल हो जाने के कारण वो फूड हम लोग कंज्यूम नहीं कर सकते और उनका वेस्टिंग होगा, तो उस तरह से जो स्पॉइलेज के थ्रू वेस्ट हो रहे हैं उनको डिक्रीज किया जा सकता है बाय फूड प्रिजर्वेशन। सेकेंड, इट इंक्रीजेस द स्टोरेज पीरियड ऑफ पेरिशेबल फूड्स। खास करके जो पेरिशेबल फूड हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं एंड अदर वाटर कंटेंट फूड्स, उनका जो स्टोरेज पीरियड है उनको इंक्रीज कर सकते हैं। मींस एज यूजुअल जितने टाइम तक वो स्टोर रह सकते हैं एंड देन आफ्टर वो स्पॉइल होना शुरू करते हैं। अगर प्रिजर्वेटिव मेथड्स को फॉलो करें तो उनका जो स्टोरेज पीरियड है वो इंक्रीज किया जा सकता है। तो फूड प्रिजर्वेशन के थ्रू ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जो भी पेरिशेबल फूड है उनका स्टोरेज पीरियड बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट, इट इंश्योर्स द अवेलेबिलिटी ऑफ आउट ऑफ सीजन फूड। दैट इज अ वेरी रिमार्केबल एडवांटेज। इन फैक्ट सारे फूड आइटम्स सभी सीजन में ग्रो नहीं करते हैं, लेकिन अगर हम लोग फूड प्रिजर्वेशन मेथड्स, फूड प्रिजर्वेटिव मेथड्स को फॉलो करें तो इसकी पॉसिबिलिटी है कि आउट ऑफ सीजन फूड भी हमारे पास अवेलेबल होगा। यानी किसी पार्टिकुलर सीजन में जो फूड ग्रो कर रहे हैं उनको मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन अप्लाई करके
एक लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हैं, और जब उस फूड का सीजन नहीं होगा तो भी हमें उस फूड का मजा मिल सकता है, आनंद मिल सकता है। तो ऐसे में आउट ऑफ सीजन फूड को अवेलेबल करा पाना पॉसिबल होता है अगर हम लोग फूड प्रिजर्वेशन और फूड प्रिजर्वेटिव टेक्निक्स को फॉलो करें। एंड नेक्स्ट वन, इट इंश्योर्स द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ परशेबल फूड फॉर लॉन्ग डेस्टिनेशन। कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जिनको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने की जरूरत होती है। जैसे कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जो हमारे कंट्री में होता है, दूसरे कंट्री में नहीं होते। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मैंगो एंड लीची इज वेरी फेमस in India. Lychee is also famous or well grown in China. तो खास तौर पे जैसे मैंगो के सीजन में हम लोगों के यहाँ जो मैंगो ग्रो करता है सफिशिएंट अमाउंट में, और उसको दूसरे कंट्री में अगर एक्सपोर्ट करना है तो वो एक लॉन्ग डेस्टिनेशन होता है जहाँ जाने में कई दिन लग जाते हैं, महीनों लग जाते हैं। अगर हम लोग फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक को फॉलो नहीं करेंगे तो उस तरह के फूड्स को एक लॉन्ग डिस्टेंस तक पहुंचा पाना पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम लोग फूड को प्रिजर्व करते हैं, फूड प्रिजर्वेटिव टेक्निक्स को फॉलो करते हैं, तो परशेबल फूड आइटम्स का इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी पॉसिबल हो पाता है। तो ये 4 मेजर एडवांटेजेस हैं फूड प्रिजर्वेशन के, और ये एडवांटेजेस कैन बी इंश्योर्ड बाय यूजिंग द फूड प्रिजर्वेशन। ये था आज हमारे टॉपिक के मेन अट्रैक्शंस। आज हम लोगों ने फूड पॉइजनिंग, फूड प्रिजर्वेशन और उससे होने वाले एडवांटेजेस पे डिस्कस किया। दैट्स ऑल, थैंक यू।